नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8वीं का पाठ 1 पढ़ा था। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ध्वनि एवं वर्ण विचार, जिसमें ध्वनियाँ, वर्ण और लेखन व्यवस्था आएगी। पहले हम ध्वनि तथा वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले अध्याय में आपने मौखिक और लिखित भाषा के बारे में पढ़ा था कि मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है। मौखिक भाषा का आधार मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं और लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं, जिन्हें लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। और यदि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप है। अलग अलग लिपियों में क्या है, ध्वनि के अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में जैसे प, त, क जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं, उन्हीं ध्वनियों को रोमन लिपि में पी, टी, के वर्णों से व्यक्त किया जाता है। अब हम ध्वनियों तथा उनके उच्चारण के बारे में बात करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि हम सब नाक से सांस लेते हैं, जो हमारे फेफड़ों में जाती हैं और बोलते समय मुख के रास्ते से बाहर निकाल दी जाती हैं। क्या आप मुंह बंद करके बोल सकते हैं? नहीं, हम मुंह बंद करके बोल नहीं सकते। जब तक सांस मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तब 2 कार्य हो सकते हैं। नंबर 1, या तो इस वायु को बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकाल दिया जाए, या जीभ अथवा निचले होंठ द्वारा इस रास्ते में रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाए। ये तब 2 कार्य होते हैं। अब हम स्वर और व्यंजन ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर क्या है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठीक है, कि स्वर के उच्चारण में जीभ ऊपर नीचे तो आती है पर ऊपर नहीं जाती और हवा का रास्ता रुक सके। अब हम व्यंजन की बात करते हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ या होंठ मुख के ऊपरी जबड़े के विभिन्न स्थानों पर या स्थानों के निकट पहुंचकर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं। इसके अलावा व्यंजन की और विशेषता भी एक बताई गई है कि जब किसी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर में किसी को सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जब व्यंजन में हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें क्या है, स्वरों की जरूरत पड़ती है व्यंजन में। जैसे कि क नीचे हलचिनो प्लस ए, स्वर जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है, कै। जो व्यंजन स्पर्श प्रयास उत्पन्न होते हैं वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, तथा जो घर्षण के प्रयास उत्पन्न होते हैं उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे स्वरों एवं व्यंजनों के भेदों की। पहले हम स्वर के भेद की बात करते हैं कि स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग ले रहा है, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग लेता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं।
जिनमें बीच का भाग लेता है, जो बीच में होता है वो मध्य स्वर होते हैं, और जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग लेता है वो पश्च स्वर होते हैं। जो आगे का भाग लेता है अग्रस्वर, बीच वाला मध्य स्वर, और जो पिछला भाग लेता है वे क्या है, पश्च स्वर कहलाते हैं। ये स्वरों के भेद हैं। हिंदी के स्वरों को हम इन आधार पर बांट सकते हैं। अग्रस्वर में क्या आएगा, ई उ ऊ, और मध्य स्वर में ए, और पश्च स्वर यानी कि पीछे वाले में क्या आएंगे, ऊ उ ऊ ओ औ और आ मीन्स आग स्वर। अब व्यंजनों के भेद की बात करते हैं कि व्यंजनों के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहला है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहले हम बात करते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रमुख भेद हैं अलपप्राण तथा महाप्राण व्यंजन, अघोष एवं सघोष व्यंजन, और तीसरा है स्पर्शी एवं संघर्षी व्यंजन। तो पहले हम अल्पप्राण तथा महाप्राण व्यंजन की बात करते हैं। अलप का अर्थ है कम मीन्स थोड़ा, और महा का अर्थ है अधिक मीन्स ज़्यादा, और प्राण का अर्थ है वायु। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है मीन्स थोड़ी निकलती है, उन्हें अलपप्राण व्यंजन कहते हैं। अलप का मतलब क्या होता है, कम मीन्स थोड़ा। इसके विपरीत यानी कि इससे उल्टा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है मीन्स ज़्यादा निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो महा का मतलब भी आपको बताया गया कि महा का मतलब अधिक या ज़्यादा। हिंदी में पांचों वर्गों के पहले यानी कि क्वर्ग, च्वर्ग, ये जो आते हैं ट्वर्ग, पांचों वर्गों के पहले और तीसरे व्यंजन अलपप्राण हैं तथा दूसरे और चौथे व्यंजन महाप्राण हैं। जैसे कैवर्ग व्यंजनों में कै और गै अलपप्राण, कै और गै है ये पहला और तीसरा व्यंजन है, ठीक है। और ख और घ ये है, ख दूसरा है और घ क्या है, चौथा व्यंजन है, जिसमें दूसरा और चौथा व्यंजन हो वो क्या है, हमारे महाप्राण है। अब हम बात करते हैं दूसरे भेद की, अघोष एवं सघोष व्यंजन की। हम सभी के गले में स्वर तंत्रियाँ होती हैं जो फेफड़ों से निकलकर मुख तक आने वाली वायु इन स्वर तंत्रियों से जब टकराती है जिसके कारण ये झंकृत हो जाती हैं मीन्स आवाज़। इस झंकार के फलस्वरूप एक गूंज पैदा होती है, एक ध्वनि पैदा होती है, और संस्कृत में इसी गूंज को घोष कहा गया था। इस तरह कुछ व्यंजनों के उच्चारण में समय स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के इतना निकट होती हैं कि उनकी यह गूंज मुख तक आने वाली वायु में शामिल हो जाती है, और कुछ व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं और उनकी गूंज वायु में शामिल नहीं होती। अब हम परिभाषा लेते हैं सघोष और अघोष व्यंजन की। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों की गूंज या घोष शामिल होती है वे सघोष व्यंजन कहलाते हैं, और जिनमें ये गूंज शामिल नहीं होती वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब हिंदी के वर्ग में व्यंजनों में पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है, जैसे कि कै और ख। तीसरा चौथा और पांचवा सघोष होता है मीन्स गै, घ और अड़। आप निम्नलिखित तालिका से वर्ग के व्यंजनों के अलपप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष रूपों को समझ सकते हैं। आइए अब हम तालिका में देखते हैं। ये अलपप्राण, महाप्राण, अघोष, अलपप्राण, महाप्राण, असघोष दे रखे हैं और नासिक के व्यंजन दे रखे हैं। कवर्ग, ठीक है, जिसमें कै और गै यानी कि पहला और तीसरा
ये क्या है, अलप प्राण है। फिर ख और घ, ये क्या है, चौथे हैं आपके महाप्राण। और अघोष देख रखी हैं पहले हम अलप प्राण महाप्राण की बात करते हैं। चवर्ग में फिर वही देखो, च और जय अलप प्राण और छ और झ है महाप्राण। ट्वर्ग में देखो, ट पहला और तीसरा अलप प्राण और दूसरा ठ और चौथा है ढ, ये है आपका महाप्राण। त्वर्ग में देखो, त और द अलप प्राण, थ और ध महाप्राण है। वर्ग में देखो, प और फ, ठीक है, ये है प और ब, यानी कि पहला और तीसरा अलप प्राण। इसी प्रकार फ और भ, ये है आपका दूसरा और चौथा महाप्राण। अब हम अघोष और सघोष की इसी तालिका में बात करते हैं। कवर्ग में देखो, पहला और दूसरा क और ख अघोष, च और छ, ट और ठ, त और थ और प और फ, ये सब क्या है, अघोष व्यंजन हैं। अब सघोष में हम क्या करते हैं, तीसरे चौथे और पांचवें की बात आती है, यानी कि पंचम वर्ण की बात आती है। ग घ और अड़, ज झ इय, ड ढ अण, द ध न, ब भ म। अब ये अड़ इय अण न म, ये क्या है, नासिक व्यंजन है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरे भेद की, स्पर्शी एवं संघर्षी व्यंजन की। व्यंजन की संकल्पना स्पष्ट करते हुए बताया गया था कि व्यंजनों के उच्चारण में मुख में किसी न किसी स्थान पर रुकावट या अवरोध उत्पन्न किया जाता है, और इस अवरोध उत्पन्न करने वाले दो अंग हैं, एक होता है जीभ और एक होता है निचला होठ, ठीक है। इन्हें उच्चारण अवयव कहते हैं। इसके अलावा ऊपरी जबड़े के जिस उच्चारण स्थान पर उच्चारण अवयव अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। जब उच्चारण अवयव ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श कर मुख से बाहर निकलने वाली वायु का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर देते हैं, तब उच्चारित होने वाले व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन कुछ व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श तो नहीं करते, पर इतना निकट आ जाते हैं कि दोनों के बीच में वायु घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न संघर्षी व्यंजन जो होते हैं संघर्षी कहलाते हैं। हिंदी के व्यंजनों को इन आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है संघर्षी। स्पर्शी में क्या आता है, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 कै से लेकर मै तक, ये सभी व्यंजन हैं। और संघर्षी व्यंजन में क्या जाता है, स, श, है, ज और फ। अब देखो दूसरा भेद है, हमने व्यंजन का पहले हमने ये उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेदों की बात करी थी, जिसमें अलप प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, स्पर्शी और संघर्षी की बात करी है। अब दूसरा भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण अवयव मुख के ऊपरी जबड़े में किस स्थान पर अवरोध उत्पन्न करते हैं, इस आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद सामने आते हैं। ओष्ठ्य, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य। ओष्ठ्य में देखो जो ओष्ठ से जिसका आवाज़ आती है प, फ, ब, भ, म। दंत्य से दांतों से त, थ, द, ध, न। तालव्य तालु से च, छ, ज, झ, इया। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, न, ड और ढ। कंठ्य कंठ से जैसे क, ख, ग, घ, ढ़। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपने इसका अध्ययन बार बार करना है और इनकी परिभाषाओं को बार बार पढ़ना है, और इस परिभाषाओं को समझ में लाकर आपने इसे याद भी करना है। धन्यवाद।